दोस्तों नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शाम ढल चुकी है, रंग उतरने लगा होगा। यूं कुछ जगहों पर होली तो तीन तीन दिनों तक मनती है, मनाई जाती है। तो फिर रंग का सुरूर धीरे धीरे वहां चढ़ता है और चढ़ते चला जाता है। यही स्थिति इस देश में राजनीति की है। सियासत, सत्ता और राजनीति अगर चुनाव के वक्त मापी जाती है तो उसके रंग का क्या कहना। वो जिस पर चढ़ जाए उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सत्ता की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इस दौर में इस देश पर चुनावी राजनीति का रंग जिस तेजी से चढ़ा है, क्या होली के दिन वह कुछ उतरता हुआ दिखाई आपको दे रहा है? इस दौर में रणनीति बदली जा रही है। प्रचार को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही थी उसको पलटा जा रहा है। जो दिशा निर्देश थे वह बदले जा रहे हैं। किसके? ईडी के। याद कीजिए, कांग्रेस के दौर में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। पिंजड़े में बंद तोता, यानी सरकार के इशारे पर बोलने वाला तोता। इस दौर में ईडी को तोता नहीं कहा गया, ना मैना कहा गया। वह तो अपने रंग में थी और इस दौर में किसी पर भी हाथ डाल रही थी। एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, कितने सांसद और विधायकों की लिस्ट है, जरा सौंप तो दीजिए। और ईडी ने 124 सांसद और विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दे डाली। इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के उसमें नाम थे। लेकिन एक झटके में पता नहीं क्या हुआ कि दिल्ली के भीतर केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद राजनीतिक तौर पर मुद्दों का उभरने का संकट जो सत्ता के सामने नजर आने लगा, उसने नए दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए। तो अब कोई गिरफ्तारी पहले चरण तक नहीं होगी। पहला चरण यानी 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा वोटिंग इसी दिन होनी है, 101 सीटों पर। और जिन राज्यों की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां की खबर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए कोई अच्छी नहीं है। वो अच्छी नहीं है तो उसके भी कई पैमाने हैं। सिर्फ एक पैमाना गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के पैमाने ने दरअसल हंसी ठाके में ईडी को लेना शुरू कर दिया है। और अगर राजनीतिक तौर पर जिसे आप कानून का प्रहरी बताते हैं, जिसके आश्रय इस देश में जांच एजेंसियों की साख का जिक्र करते हैं, अगर राजनीतिक तौर पर वह भी चुनाव के वक्त मुद्दों के जरिए अगर वो हंसी ठाके में तब्दील हो जाए, तो फिर पिंजड़े में बंद तोता जो सीबीआई था उस पर भी यह भारी पड़ जाएगा। तो अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हेराल्ड केस में फाइल खुली हुई है। राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ हो चुकी है। लगभग 20 घंटे या कहें 18 घंटे अलग अलग हिस्सों में अगर बांटिएगा तो तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी से भी कई मौकों पर ईडी ने पूछताछ की है। अगर तमाम घंटों को जोड़ते चले जाइएगा तो वह भी लगभग 15 घंटे से ज्यादा निकल कर आएंगे। इस देश के भीतर में चाहे शरद पवार के परिवार पर ईडी ने हाथ डाला हो, या इस देश के किसी भी प्रांत में विपक्षी नेता जो भी आपको कद्दावर लगता है उसका नाम लिख लीजिए और फिर सोचना शुरू कीजिए, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इस दौर में अब गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि एक गिरफ्तारी ने विपक्ष को एकजुट किया, यह तो ठीक है। लेकिन एक गिरफ्तारी के बाद ईडी की समूची कार्रवाई राजनीतिक तौर पर मुद्दा बन जाए और उन मुद्दों को उठाने लगे जिससे जनता परेशान है, तब क्या होगा? उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और मजेदार बात तो यह है, इस दौर में अगर रणनीति और प्रचार को लेकर जो तौर तरीके थे, अगर सत्ता बदल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी बदल रहा है। विपक्ष एक बात जान गया है कि दरअसल मोदी सरकार के साथ एक बड़ी टीम काम करती है, जो कि उनके भाषणों पर नजर रखती है और उन मुद्दों पर नजर रखती है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण इस देश में हो सकता हो। लेकिन एक ही टीम है ऐसी जो इस दौर में सरकार के साथ नहीं है। वो टीम है आर्थिक मुद्दों को लेकर, और आर्थिक मुद्दों की एक लंबी फेरिस्त है।
अगर उन मुद्दों पर सवाल इस देश की जनता करने लगे तो सरकार कोई जवाब नहीं दे पाएगी और जो प्रचार प्रसार की टीम है वह भी खामोश हो जाएगी। 10 मुद्दे हम आपको बतलाते हैं जिसके बाद आप कुछ और समझ पाएंगे कि राजनीति के तौर तरीके अब होली के बाद कैसे बदलने वाले हैं और भाषणों में तौर तरीके विपक्ष के और सत्ता पक्ष के क्या आने वाले हैं। अरेस्ट क्यों नहीं होगा और इस दौर में केजरीवाल की गिरफ्तारी भर से सरकार हांफने क्यों लगी है। जिन 10 मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अगर यह सवाल जनता के भीतर बार बार दरवाजा खटखटाकर कोई पूछे कि एमएसएमई क्यों डूबा, सबसे ज्यादा पैसा कोविड काल में एमएसएमई को लेकर ही सैंक्शन किया गया, क्यों डूबा। कोई भी सवाल करेगा कि मनरेगा में मजदूरों की तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है और उसके लिए बजट भी आपके पास क्यों नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मनरेगा और ग्रामीण इलाकों के भीतर मजदूरों की तादाद बड़ी है कि अगर उसको परखना शुरू करें तो जो पहले राउंड में जहां वोटिंग होनी है, जो 101 सीट है, उसमें से लगभग 75 सीट तो ग्रामीण इलाकों को घेरती है और ना सिर्फ उन इलाकों को घेरती है बल्कि वहां की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी उभार कर सामने रखती है। आर्थिक नीतियों की जो फेरिस्त है जो विपक्ष अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएगा उसमें एमएसएमई भी है, उसमें मनरेगा भी है। इन सब के बीच सवाल तो यह है कि इस देश के भीतर की आर्थिक नीतियों में चंद कॉरपोरेट ही आपके साथ क्यों है। सबसे बड़ी तादाद में बीते 10 बरस में इस देश के बिलियनियर जो बिजनेस किया करते थे वो इस देश को छोड़कर क्यों चले गए। इसी दौर में 7,000 से ज्यादा कंपनियों ने एनसीएलटी का दरवाजा क्यों खटखटाया। आईबीसी यानी जो कि बैंकरप्सी की स्थिति थी वहां पर तकरीबन 5,000 से ज्यादा कंपनियां क्यों पहुंची। क्या उनको कोई फायदा हुआ या सरकार को फायदा हुआ या इस देश की इकोनॉमी मजबूत हो गई, यह कौन बताएगा। उसके आगे की फहरिस्त में है कि पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती चली गई लेकिन इस देश की जनता से वो बार बार उसी रकम में क्यों वसूला जा रहा था जब पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी थी। उसके बाद तो रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त यूं भी रूस 30% छूट पे दे रहा था और दुनिया भर में भारत उस तेल का निर्यात भी कर रहा था। कोई सवाल पूछेगा इस दौर में या नहीं पूछे, लेकिन अब एक आर्थिक परिस्थितियां विपक्ष के एजेंडे में है। उसमें जनता पर जीएसटी है, टैक्स का बोझ है जो मिडिल क्लास है और इन सब के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो सेस लिया जाता है उसका भी जिक्र है। क्यों लिया जाता है उन क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी निकल कर आएगी जिसके जरिए कहा जा सके हां सरकार की इकोनॉमी का रास्ता ठीक है। इस इकोनॉमी के दायरे में इस देश की लगभग जो मुख्य शहर है उसके 18 सीटें पहले राउंड में ही आने वाली है। तो क्या स्थिति नाजुक हो रही है और इन परिस्थिति के भीतर अब सरकार को लगने लगा है कि अरे गिरफ्तारी, ईडी और इन सब के साथ आरोप प्रत्यारोप और करप्शन के एस्पेक्ट में भी जो अर्थव्यवस्था के भीतर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन का जो हिस्सा कॉरपोरेट के आश्रय निकल कर आया, अब वो विपक्ष की रणनीति का खुले तौर पर हिस्सा है जो आने वाले वक्त में राहुल गांधी यूं भी पहले उठा रहे थे। अब राहुल गांधी के साथ जो भी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अगर इन परिस्थिति में आइएगा, चाहे उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, ये कॉरपोरेट की परिस्थिति की लूट और सरकार द्वारा कौड़ियों के मोल उनको सरकारी संपत्तियों को देने की परिस्थिति, ये आपको एजेंडे में लाना होगा तो आ रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कितना कर्ज बढ़ गया है जो रेड लाइट बार बार जला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 5 बरस के बाद तो इस देश की स्थिति जो कर्ज की है वो जीडीपी के बराबर हो जाएगी। तो हम इस देश की जीडीपी देखें, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के दायरे में बनते हुए देखें, या जो कर्ज में डूबी हुई पूरी इकोनॉमी है उसे परखा जाए। क्या परखें इस बात को लेकर? अगला सवाल है जो सबसे बड़ा है, सरकार ने इन सब को छुपाने के लिए आखिर 2 रास्ते क्यों चुने। पहला रास्ता, असंगठित क्षेत्र का कोई सर्वे बीते 8-9 बरस में नहीं हुआ, 2015 के बाद नहीं हुआ। दूसरी परिस्थिति, जनगणना क्यों नहीं हुई जो 2021 में सामने आती थी, 2020 में पूरी होती थी, 2019 तक सारे डाटा समेट लिए जाते थे, कोविड तो 20 में आया, 19 तक सारे डाटा समेटे गए, उसके बाद क्यों नहीं आया। क्या इस देश के भीतर गरीबी बढ़ गई, असमानता बढ़ गई और असमानता का पैमाना इतना बढ़ गया जो बता रहा है कि स्थिति नाजुक है और अमेरिका
और रशिया और चाइना को भी भारत असमानता में मात देने को तैयार है। टॉप मोस्ट 10% लोगों के पास भारत में 55% से ज्यादा के इस देश की संपत्ति है। अमेरिका में यह 40-45% ही है। रशिया में भी यही स्थिति है, चीन में भी 40% है, लेकिन भारत में 55% के पार है। यह मैसेज क्या है? अब यहां से असल सवाल उठता है कि आखिर अरेस्ट पे रोक क्यों, और इन परिस्थितियों के भीतर ऐसी कौन सी रणनीति अब सरकार को समझ में आ गई कि अगर उसने किसी पर हाथ डाला तो मुश्किल हो जाएगी। उस स्थिति को दिखाएं। हमको लगता है एक क्षण के लिए, आज होली का दिन है, आपको हम पुष्कर लिए चलते हैं। पुष्कर में होली का रंग, चूंकि राजस्थान में भी 12 सीटों पर वोटिंग होनी है और उन 12 सीटों का असर राजस्थान के जरिए देश के लिए क्यों निकलेगा, क्योंकि सभी सीटों पर जीत 2019 में राजस्थान में बीजेपी ने की थी। इस बार वहां संकट है। तो संकट कहां कहां है, उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। दरअसल ये होली के रंग की एक तस्वीर थी, लेकिन चुनावी राजनीति के रंग की दूसरी तस्वीर बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि रणनीति और प्रचार को लेकर जिस जमीन को बीजेपी तैयार कर रही है, वो हर इशू को अपने दायरे में और अपने अनुकूल ला सकती है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों को अपने दायरे में नहीं ला सकती है। और सवाल यह है कि पहले चरण के चुनाव से ही एक एनालिसिस इस देश के भीतर में शुरू हो जाएगा, जहां पर हर कोई जानने लगेगा कि 400 पार का नारा हवा में तो नहीं है। क्योंकि अगर 101 सीटों के नजरिए को भी अगर एक क्षण के लिए आप परखना शुरू करें, मसलन उत्तर प्रदेश की 8 सीट, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है। यहां पर सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यहां पर सिर्फ पीलीभीत और कैराना और मुजफ्फरनगर, यही 3 सीट बीजेपी जीती थी। अब सवाल यह था कि जिन 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, उस वक्त दोनों एक साथ थी। इस इलाके में आरएलडी के साथ समझौता हो गया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अनूठा सच यह भी है कि जयंत चौधरी की बात को मानने के लिए आरएलडी का ही कार्यकर्ता इस दौर में तैयार नहीं है, क्योंकि उसका अपना आर्थिक जीवन उस खेती से जुड़ा हुआ है, जिस खेती को लेकर मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों से ना सिर्फ वो परेशान रहा, बल्कि 2-2 बार उसने आंदोलन किए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राजनीतिक जीत हार के दायरे में क्या लोगों के जीवन और जीवन से जुड़ी हुई मुश्किल हालात को दरकिनार किया जा सकता है? शायद यहां पर आरएलडी या कहीं जयंत चौधरी ने एक भूल कर दी। किसानों के साथ जो कुछ इस देश के भीतर में हो रहा है और आने वाले वक्त में जो होना है, क्योंकि कॉरपोरेट की नीतियां सरकार पर हावी है। राजनीतिक तौर पर वो कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन वो एमएसपी के पक्ष में खड़ी नहीं होगी। वह किसानों को लागत के अनुकूल भी मूल्य देने की स्थिति में नहीं आएगी। तो पश्चिम यूपी में सवाल सिर्फ जाट वोटरों का नहीं है, सवाल वहां पे इकोनॉमी का। और जिस इकोनॉमी के दायरे में जो 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दे इस दौर में विपक्ष अब उठाने की तैयारी कर रहा है, उसमें उसके सामने कोई रास्ता उसे दिखता नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि सहारनपुर और बिजनौर और नगीना, ये 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी। बीएसपी इस बार इंडिपेंडेंट है, अकेले लड़ रही है, या बीजेपी के पीछे खड़ी है और बीजेपी को लगने लगा कि यह सीटें वो जीत जाएगी, या स्थिति कुछ और होगी। मुरादाबाद और रामपुर, यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है। तो क्या यहां से अब रामपुर से उतर कर अखिलेश यादव मैसेज बहुत साफ देने की स्थिति में आ चुके हैं कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ में अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले भी गए तो भी वोटर उनके साथ आएगा। अगर यह शिफ्ट हो जाता है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, अगर यह शिफ्ट हो जाता है, तो भविष्य की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक झटके में आरएलडी के हाथों से खिसक जाएगा। और किसानों के मुद्दे इस दौर में अगर हावी होंगे तो कमोवेश हर जगह ऐसे मुद्दे रेंग रहे हैं। मसलन बिहार में आइए, बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। औरंगाबाद बीजेपी के पास है। उसके बाद जो बाकी 3 जगह है, जिसमें गया है, नवादा है और जमुई है,
यह 3 सीटें सहयोगी एनडीए के पास है, यानी जेडीयू के पास गया, और एलजेपी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी हुआ करती थी, अब चिराग पासवान के पास है, वो नवादा और जमुई है। लेकिन इन दोनों के सांसद जिस रामविलास पासवान के भाई के साथ थे, पशुपतिनाथ पारस के साथ थे, उसको स्पेस, उसको कोई जगह नहीं मिली उन्हें। अब सवाल यह है कि संत्र विरोध के बीच में गठबंधन भी घटेगा और बीजेपी के सामने भी मुश्किल आएगी, क्योंकि हवा कभी भी दिल्ली को देखकर लोकसभा चुनाव में बहती है, वो राज्यों को नहीं देखती। और जनता के भीतर अगर यह सवाल उठने लगा, तब गठबंधन के लिए भी मुश्किल और बीजेपी के लिए भी मुश्किल, क्योंकि यह सवाल गठबंधन दिल्ली में चाहे ना हो, लेकिन नए नए गठबंधन जो दिल्ली के लिए बने हैं, उनके सामने मुसीबत होगी कि वह अपने आप के, अपने कैंडिडेट्स को कैसे बचाएं। वह पूरे तरीके से निर्भर बीजेपी पर होंगे, और बीजेपी से जुड़े सवाल, चाहे वो ईडी से जुड़े हों, सीबीआई आईटी से जुड़े हों, या इस देश की इकोनॉमी से जुड़े हों, इन दोनों परिस्थिति में सवाल ही सवाल है। उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है। और अगर इसके आगे राजस्थान का जो हम जिक्र आपसे कर रहे थे, उसमें ध्यान दीजिए, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर की ग्रामीण सीट, अलवर, भरतपुर, दौसा, नागौर, करौली, ये सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन आज की तारीख में यहां के गांव के भीतर जो उठते हुए सवाल है, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में वहां के सांसद भी नहीं है। कई जगहों पर उनको गांव के इलाके में प्रचार में जाने में मुश्किल, और यह मुश्किल मध्य प्रदेश के भीतर भी है, जहां पर पहले चरण में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। सीधी का इलाका है, शहडोल का इलाका है, जबलपुर का इलाका है, मंडला इलाका है, बालाघाट इलाका है, छिंदवाड़ा भी उसमें है। सिर्फ छिंदवाड़ा की एक सीट ही कांग्रेस के पास थी, बाकी सभी सीट जो 5 सीट थी वह बीजेपी के पास थी। नाजुक स्थिति वहां पर भी होगी क्या? ये सारा संकट अगर निकल के आ रहा है, तो अगला हिस्सा यह भी है कि बंगाल की भी तो 3 सीटें हैं, कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुर है। ये सारे मैसेज क्या निकल कर आ रहे हैं? और इससे ठीक दूसरी दिशा में चले जाइए आप एक क्षण के लिए और सोचिए कि महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ के इलाके में जो एक वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहां पर सिर्फ चंद्रपुर की ही एक सीट थी जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, धानोरकर। अब इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया है, क्योंकि उनका निधन हो गया। अब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो इमोशनल मान लीजिए वोट का चक्कर होगा, लेकिन बाकी जगहों पर, रामटेक में, नागपुर में, भंडारा में, गढ़चिरौली में, अगर नागपुर को छोड़ दीजिए जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी जगहों पर सीधे सीधे किसानों का मसला है। वो भंडारा का इलाका हो, गढ़चिरौली का इलाका हो, या रामटेक का इलाका हो, या चंद्रपुर का इलाका हो, दो ही स्थिति वहां पर है। जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए मजदूर हैं और जो खेती करने वाले किसान हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है और इस रूप में मौजूद है कि यहां का रंग किसी भी रंग पर भारी पड़ सकता है, वो क्योंकि जिंदगी से जुड़े हुए रंग हैं। और शायद इसीलिए इस दौर में होली का जो रंग दिखाई देता है शहरों में, और जो बातचीत नजर आती है शहरों में, क्या वो चुनाव को प्रभावित कर पाएगी? मुश्किल सवाल है, लेकिन सुनिए जरा। और हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद, 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है मित्रों। तो होली के इस रंग को आपने देख परख लिया, लेकिन अब जरा लौट चलिए शुरुआती दौर में, जिसका जिक्र हमने ईडी से शुरू किया था। ईडी का राजनीतिक रंग इस देश के सामने है, और गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी, या छापे दर छापे, या मामले दर मामले जो दर्ज होते चले जा रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चुनाव ऐलान के बाद भी इस्तेमाल इस देश के भीतर हो रहे हैं, और इसका अंदेशा चुनाव आयोग को भी है। सवाल है कि चुनाव आयोग भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के कटघरे में तो है, लेकिन अगर यह कटघरा जनता तक पहुंच गया, और जनता के भीतर आज जो सवाल ईडी को लेकर है या जांच एजेंसियों को लेकर है, और यही सवाल अगर चुनाव आयोग को भी लेकर होगा, तब क्या होगा? दरअसल यह एक ऐसी मनस्थिति है जिसमें जनता
मुद्दों के आश्रय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इसी रणनीति के हिस्से में अब समूचा विपक्ष यह मान चुका है कि अगर वोट मांगने से हटकर राजनीतिक तौर पर इस देश का सच, खास तौर से बीते 10 वर्ष की जो गवर्नेंस थी, जो सरकार चल रही थी, उसके जरिए जिन नीतियों को इस देश में लाया जा रहा था, और उसके दायरे के भीतर में चाहे वह छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, इस देश के भीतर में कर्ज लेना हो या कर्ज को माफ कर देना हो, इस देश के भीतर में चाहे अपना धंधा समेटकर विदेश भाग जाना हो, चाहे कर्ज लेकर विदेश भाग जाना हो, चाहे इस देश के भीतर में जो जीएसटी की पूरी प्रक्रिया है या फिर जो टैक्स जिस रूप में लिया जाता है, वो सारे सवाल लोगों के सामने तब उभर कर आ रहे हैं जब दो बातें इस देश में अव्वल नंबर पर आकर खड़ी हो गई है, जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ चुकी है। वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है। और इन दोनों के साथ इस देश की असमानता का जो पैमाना है आर्थिक तौर पर, वह इतना व्यापक और बड़ा हो चला है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अभी भी उसको दिखाने वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता के लिए यह किसी 5 सितारा होटल में बैठकर किसी सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म देखने के समान है। प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला चल रहा है, हर गाड़ी करोड़ों की है, जहाज उड़ रहा है, वो जहाज करोड़ों के दौर पे लगा दिया गया। इस दौर में सरकार द्वारा जो भी हो रहा है, चाहे वह चुनाव समिति की बैठक ही क्यों ना हो, हर बात की चकाचौंध और हर रैली के भीतर जिस विकसित भारत का जिक्र और जिस इकोनॉमी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो कहीं वैसा ही तो नहीं है जैसे ईडी के जरिए करप्शन पर नकेल कसने का जिक्र इस दौर में हो रहा हो। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या ऐसी स्थिति को अब सरकार अपने एनालिसिस के दायरे में ला चुकी है, इसीलिए अब वो समझ गई कि कोई और गिरफ्तारी अगर होगी तो मुश्किल हो जाएगी। दायरे में तो तमाम नेता है, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लीजिए, तेजस्वी यादव को कर लीजिए, अभिषेक बनर्जी को कर लीजिए, रोहित पवार को कर लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को कर लीजिए, मामले तो सबके खिलाफ हैं। स्टालिन की कैबिनेट के 3 लोग हैं इस दायरे के भीतर में, आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो राजनीतिक तौर पर उसकी खुशबू और उसका रंग नजर आने लगेगा और ये सवाल जनता के भीतर समाने लगेगा, तब क्या होगा? डर दरअसल इसी बात को लेकर व्यापक हो चला है और पूरी रणनीति इस दौर में होली के बाद कोई गिरफ्तारी आपको दिखाई देगी नहीं। कुछ छापे जरूर पड़ेंगे, लेकिन वह राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे को बढ़ाने के लिए होंगे क्या? यह सवाल नहीं है, बल्कि यह इस दौर की हकीकत हो चली है। और खास तौर से व्यापारियों का समूह जो राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं पैसे की पाइपलाइन को बनाता है, उनको दायरे में लेने के काम में तेजी आएगी। लेकिन गिरफ्तारी किसी पॉलिटिकल नेता की इस दौर में तौबा नहीं होगी। और इन सारी बातों के केंद्र में 31 मार्च की वो रैली है जो रामलीला मैदान में होनी है, और उसका अगला स्टेज 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है। और उससे ठीक पहले रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री की वह राजनीतिक पहल, आस्था की पहल, चुनावी पहल जो भी है, उसकी जमीन भी तैयार की जा रही है, जिससे वोटों का समीकरण और ध्रुवीकरण दोनों हो जाए। इस रंग को आप क्या कहेंगे? यह रंग होली के रंग से गाढ़ा तो नहीं है, लेकिन यह रंग भी अब छूट रहा है और इसका एहसास दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर हर किसी को होने लगा है। इतना ही नहीं, यह रंग और इसके उतरने का अंदेशा बीजेपी के भीतर भी समाने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।